हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो लास्ट हमने मुगल एम्पायर कंप्लीट कर लिया था। फिर भी मैंने सोचा कि आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में नहीं समझ आया होगा तो लेटर मुगल्स का भी कहीं ना कहीं हाथ है। तो अगर हम मिडेवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो है मॉडर्न इंडिया अगर हम स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है तो उसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा लेटर मुगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि औरंगज़ेब के जाने के बाद जो मुग़ल यूरोपियंस का आना शुरू हो चुका होता है, हमने देखा है जहांगीर के टाइम से ही। तो लेटर मुगल्स का काफ़ी रोल है। आपको बस पता होना चाहिए कि इनके टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ठीक है, और कौन कौन से राजा आए थे, क्योंकि कभी कभार ना लेटर मुगल्स के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ ले जाता है कि अगर हम लाइन वाइज आपको लगाना है कि कौन से लेटर मुगल्स या मुगल्स राजा जो हैं लाइन वाइज, इनके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो इस तरीके से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये आएंगे कि इनके साथ किस किस गवर्नर ने या किस किस ब्रिटिशर यूरोपियंस ने लड़ाई करी थी, इनके टाइम पे कौन सी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। तो ये जाएगी आधे घंटे की वीडियो मैक्सिमम, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम लेटर मुगल्स की बात करें तो जो औरंगज़ेब थे इनकी डेथ हुई थी, एग्जाम में आता है कि 1707 में कौन से मुगल रूलर की डेथ हुई थी, तो वो औरंगज़ेब थे। एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। तो ये अपने बेटे के द्वारा इनको सक्सीड किया गया था। सक्सीड करने का मतलब होता है कि इनके बदले कौन गद्दी पे बैठा इनकी डेथ के बाद। तो वो गद्दी किसने संभाली? इनके बेटे ने, जिसका नाम था प्रिंस मुज़म। तो मुज़म आप बोल सकते हो। हु सेट ऑन द थ्रोन, जो गद्दी पे बैठा विद द टाइटल बहादुर शाह फर्स्ट। तो मुज़म के नाम से इनको बहुत, मुअज़्ज़म भी बोल सकते हो, इसके नाम से कम जानते हैं मोस्टली लोग, जो है इनको बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि जो मुअज़्ज़म नाम है, औरंगज़ेब के बेटे थे, इनका जो टाइटल था या इनका जो बाद में जो इन्होंने नाम रखा अपना, वो क्या था? तो वो बहादुर शाह फर्स्ट थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। औरंगज़ेब वॉज द लास्ट इलस्ट्रियस किंग। तो औरंगज़ेब जो थे लास्ट इलस्ट्रियस किंग थे ऑफ मुगल एम्पायर के। इलस्ट्रियस किंग का मतलब ये हो गया कि ऐसे किंग जिनके टाइम पे जो है एक गद्दी बनी रही थी, एक जो ओहदा था मुगल एम्पायर का वो बना रहा था। हमने देखा है कि औरंगज़ेब की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ ट्रेजरी में, और इनका कहीं ना कहीं जो खजाना था, जो पैसा था जिसको ये वॉर के टाइम पे यूज़ करते थे, तो इसीलिए हमें उस चीज़ का ध्यान रखना था। तो उस टाइम पे इनका जो लॉस हुआ वॉर करते टाइम, डेक्कन में इन्होंने अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करी थी साउथ इंडिया में, वहाँ पर फिर कंटिन्यूस वॉर करने की वजह से और करने ये सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ था, इनका जो खजाना था वो ख़त्म हो चुका था। तो कहीं ना कहीं ये लास्ट किंग रह गए थे मुगल एम्पायर के, जो काफ़ी ज़्यादा बड़े किंग थे। इसके बाद जितने भी किंग्स आए वो वीक पड़ते चले गए, कि जितने भी रूलर्स आए मुगल एम्पायर में। तो मुगल एम्परर्स हु सक्सीडेड हिम वर नोन एज लेटर मुगल्स। तो औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए उन सबको हम लेटर मुगल्स बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। कौन थे? जिनका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। इनको शाह आलम भी बोला गया है और मुअज़्ज़म भी बोला गया है। तो 1707 से 1712 के बीच का इनका टाइम पीरियड था। मुअज़्ज़म असेंड करते हैं थ्रोन को एंड अज्यूम करते हैं टाइटल का बहादुर शाह फर्स्ट। एट द एज ऑफ 63 की एज में ये टाइटल लेते हैं और गद्दी संभालते हैं। ये ट्राई करते हैं रिवर्स करने की ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज ऑफ हिज फादर। हम सबको पता है कि जो औरंगज़ेब थे उनकी काफ़ी कट्टर पॉलिसीज थी हिंदूज़ की तरफ या अदर रिलीजन्स की तरफ, जो बाकी दूसरे धर्म हुआ करते थे उनकी तरफ इनकी जो पॉलिसीज़ हुआ करती थी बहुत कट्टर हुआ करती थी। इन्होंने वापस से जजिया टैक्स हिंदूज़ पे लगा दिया था, टेम्पल एंट्री में टैक्सेस लगाए थे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अगेंस्ट में करी थी। तो बहादुर शाह ने वापस से उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करी। ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज़ का मतलब पुरानी जो चली आ रही थी, जो बाबर ने एक टाइम पे लगाया था, फिर अकबर, शाहजहाँ, इन्होंने हटाया था, फिर औरंगज़ेब ने ये पॉलिसीज़ वापस से लगाई। तो बहादुर शाह ने वापस से इन पॉलिसीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करी और इन्होंने ट्राई किया फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए सिख के साथ और मराठास के साथ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड दैट द रियल पावर वॉज इन द हैंड ऑफ वज़ीर। वज़ीर को हम पीएम बोलते थे उस टाइम पे, जिनका नाम था जुल्फ़िकर खान। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रियल पावर था वो अपने वज़ीर यानी कि पीएम के हाथ में दे दिया, जिनका नाम था जुल्फ़िकार खान। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बहादुर शाह के टाइम पे जो इनका वज़ीर था वो जुल्फ़िकार खान था। देखिए एग्जाम में एक नए पैटर्न से क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे सारे वज़ीर के नाम रख देंगे और यहाँ पर मुगल रूलर्स के नाम रख देंगे। तो यहाँ पर मान लो अकबर आ गया, यहाँ पे बाबर आ गए, और यहाँ पर मान लीजिए बहादुर शाह या शाह आलम आ गए, और यहाँ पे उनके वज़ीर के नाम देंगे। फिर मैच द फॉलोइंग में ऊपर नीचे करके आपको लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं क्वेश्चन में, आने वाले एग्जाम्स के में चांसेस भी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है।
ही शोड अ टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदूज़। तो हिंदूज़ की तरफ इन्होंने काफ़ी टॉलरेंट एटीट्यूड रखा, मतलब उनके धर्म में ज़्यादा इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। तो ही नेवर अबॉयलिस्ट जजिया, इन्होंने जजिया टैक्स भी अबॉयलिश नहीं किया, लेकिन इन्होंने उनकी तरफ इतनी क्रूरता नहीं दिखाई जो औरंगजेब दिखाते थे। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शाह ए बेखबर, बेखबर आप बोल सकते हो, शाह ए बेखबर बाय मुगल हिस्टोरियंस लाइक काफ़ी खान। तो मुगल हिस्टोरियंस रहे थे कुछ, उनमें से एक का नाम था काफ़ी खान, जिन्होंने इनको टाइटल दिया शाह ए बेखबर। ठीक है, तो ये किसका टाइटल किसको दिया गया था? शाह आलम को, या फिर आप बोल सकते हो बहादुर शाह फर्स्ट को। अब इनके बारे में थोड़ा और देखें तो जो जाट चीफ थे चारूमन एंड द बुंदेला चीफ छत्रसाल, तो जाट के चीफ थे चारूमन और बुंदेला चीफ थे छत्रसाल। इन्होंने ज्वाइन किया इनको, किनको? बहादुर शाह को और उनके कैंपेन को अगेंस्ट द सिख। तो सिख के अगेंस्ट में इन्होंने इनको ज्वाइन किया, किनको? बहादुर शाह को। तो इनका जो हाई मनसब वॉज ग्रांटेड टू द 10th सिख गुरु। तो सिख और सिख के अगेंस्ट जा रहे थे, तो जो हाई मनसब, मैंने बताया था मनसब एक रैंक हुआ करती थी उस टाइम पे, लोवेस्ट हुआ करता था 10 और हाईएस्ट हुआ करते थे मेरे ख्याल से 5000 के अराउंड। तो मनसब जो हाई मनसब जिन्होंने दिया, मतलब हाईएस्ट मनसब के जो ग्रांट किया इन्होंने, वो 10th सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। उनको दिया किसने? बहादुर शाह फर्स्ट ने। ही हाउएवर हैड टू फेस रेबिलियंस फ्रॉम बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर की तरफ से इन्होंने रेबल फेस किया, विद्रोह फेस किया। एंड इट वॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कैंपेन बंदा बहादुर डेट ही डाइड इन 1712। तो किसकी डेथ हुई यहाँ पे? बहादुर शाह की। जब बंदा बहादुर की तरफ से रेबेलियन हुए थे उस कैंपेन में इनको मारा गया, तो ये उस टाइम पे 1712 में इनकी डेथ हो गई बहादुर शाह की। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो उसके बाद आते हैं जलंधर शाह। तो जलंधर शाह का टाइम होता है 1712 से लेकर 1713 तक। तो देखिए 10th सिख गुरु की मनसब हाई मनसब ग्रांट किया गया था, किसको किया गया था? 10th सिख गुरु थे। तो कई बार एग्जाम में आता है कि 10th सिख गुरु कौन थे, तो आपको ध्यान रखना कि वो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, जहंदर शाह की अगर हम बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह की डेथ के बाद एक न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स एमर्ज्ड, मतलब एक नए तरीके की पॉलिटिक्स एमर्ज्ड हुई इन द मुगल पॉलिटिकल स्फेयर। मुगल पॉलिटिकल में मुगल की राजनीति में एक नए तरीके का राजनीति का एमर्ज हुआ। और एमर्ज मतलब नया उद्गम हुआ, नई चीज़ें आई। विद इन द नॉवल्स बिकेम किंग मेकर्स। तो उसमें क्या हुआ, जो नॉवल्स हुआ करते थे वो किंग मेकर्स बन गए, यानी कि अब जो नॉबल्स हैं मुगल्स के कोर्ट में वो किंग बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कौन किंग बनेगा। और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पपेट हुआ करता था नॉबल्स के हाथ का। तो ये किसके टाइम पे हुआ? जहंदर शाह के टाइम्स पे। एंड द किंग्स वर मेयर पपेट इन देयर हैंड। अब मान लीजिए कि आपके एक कोर्ट में 12 नॉबल्स हैं, तो ये 12 नॉबल्स डिसाइड करेंगे कि आप किसको रूल पे बिठाएंगे। तो मान लीजिए राजा है, इन 12 नॉबल्स ने डिसाइड किया कि हम इनको राजा बनाएंगे। कहीं ना कहीं जब 12 लोगों ने मिलकर इनको राजा बनाया तो इनके पास पावर है राजा बनाने की भी और राजा से गद्दी से हटाने की भी। तो कहीं ना कहीं राजा जो है इनके हाथ का पप्पेट यानी कि कठपुतली बन के रह गया था कि इनके हिसाब से ही काम करो, अगर नहीं करूँगा तो ये मुझे गद्दी से हटा देंगे। तो जहंदर शाह वॉज द फर्स्ट पपेट रूलर इन मुगल इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ही वॉज सपोर्टेड बाय जुल्फिकर खान, जो इनके वजीर थे, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। हु हैड द रेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन हिज हैंड्स। जुल्फिकर खान जो वजीर थे, पीएम थे, बिल्ट फ्रेंडली रिलेशन बनाए उन्होंने मराठास के साथ में, राजपूत के साथ में और डिफरेंट हिंदू चिफ्टेंट्स के हाथ में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत समझदार थे कि इन्होंने सोचा कि अकेले हम ये राजपाट नहीं चला सकते हैं मुगल एम्पायर का, राजपूत भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग से, मराठास भी स्ट्रॉन्ग से, इनके साथ बना के चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी थी। और इन्होंने जजिया टैक्स को अबॉलिस्ट करवाया, किसने? जुल्फिकर खान ने। एंड गेव द टाइटल ऑफ महाराजा टू अजीत सिंह। तो मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे उनको महाराजा का टाइटल किसने दिया? हम बोलते हैं ना महाराजा अजीत सिंह। तो अजीत सिंह का टाइटल जो है इनको किसने दिया? जुल्फिकर खान ने। एंड मिर्ज़ा राज सवाई टू जयसिंह ऑफ अम्बेर। तो मिर्ज़ा राज सवाई जो थे उनको जयसिंह ऑफ अम्बेर का टाइटल दिया गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करें, द ओल्ड पॉलिसी ऑफ सप्रेशन वॉज कंटिन्यूड अगेंस्ट बंदा बहादुर एंड द सिख्स। देखिए सिख और बंदा बहादुर के अगेंस्ट में जो पुरानी पॉलिसीज चलती आ रही थी वो आज भी चल रही थी। हमने देखा यहाँ पे कि बहादुर शाह ने भी सिख्स के साथ में इन सब जाट और बुंदेलास के साथ मिल के सिख पे इन्होंने अगेंस्ट उनके कैंपेन किया था। और उस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह को हाई मनसबदारी का वो मिला था, ग्रांट मिला था। यहाँ भी सेम जहांदर शाह ने भी यही किया कि इन्होंने
सिख और बंदा बहादुर के अगेंस्ट एक सप्रेशन की पॉलिसी ही निभाई, मतलब वो इन्हें दबाना चाहते थे कि ये भी इनके अंडर आके काम करें। हाउ एवर ही इज़ इनफेमस, अपनी हिस्ट्री में ये इनफेमस रहे हैं फॉर इंट्रोड्यूस करने के लिए ईविल प्रैक्टिस ऑफ इजारा। तो इजारा यानी कि रिवेन्यू फार्मिंग। अगर आपसे एग्जाम में टर्म आया कि इजारा टर्म जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिवेन्यू फार्मिंग से है। तो ये इन्होंने कुछ ईविल प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की थी रिवेन्यू फार्मिंग में, ये कहीं ना कहीं इनफेमस रही है, तो ये बताने की ये कोशिश की जा रही है। तो जहांदर शाह थे, इनकी फेवरेट लेडी थी लाल कनवार, अ डांसिंग गर्ल डोमिनेटेड द कोर्ट। कहीं ना कहीं एक औरत की तरफ इनका झुकाव था। इनकी फेवरेट लेडी बोला जाता है जिसका नाम था लाल कनवार। ये एक डांसिंग गर्ल थी जो नृत्य करती थी इनके कोर्ट में। तो वो कहीं ना कहीं पूरे कोर्ट को डोमिनेट कर रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलने लगी, मोर देन जहांदर शाह। तो ये शादी कर लेते हैं वो डांसिंग गर्ल से, हु बिकेम हीज क्वीन। अब क्वीन बन गई है तो डोमिनेट तो करेगी। ही वॉज अटैक्ड एंड किल्ड बाई हिज नेफ्यू। अब इन्होंने एंड सन इन लॉ फारूक शियार, यानी कि कहने का मतलब है इस क्वीन का सन इन लॉ तो आप समझ गए कि कौन हुआ, ठीक है। तो इनके सन इन लॉ और नेफ्यू ने मिलकर इन जो फारूक शियार थे, इन्होंने, मतलब मैं दोबारा समझाती हूँ, इन्होंने एक डांसिंग गर्ल से शादी करी, ठीक है, जहांदर शाह ने। अब क्या हुआ, ये क्वीन बन गई और ये डोमिनेट कर रही है, ये चीज़ किसी से झेला नहीं जा रहा था। तो हुआ ये कि इनके जो भतीजे थे और जो इनके सन इन लॉ थे फारूक शियार, ठीक है, इन्होंने मिलके इनको मार दिया। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट गद्दी पे कौन आएगा, फारूक शियार, ठीक है। फारूक शियार आए 1713 से लेकर 1719 में इनका टाइम पीरियड था। तो फारूक शियार डिफीट करते हैं अपने ब्रदर को जहांदर शाह को एट आगरा में, ठीक है। सन इन लॉ बोल रहे हैं वो उसमें, तो कहीं ना कहीं यहाँ ब्रदर दिखाया, अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं 1713 में, आपको इतना ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान रखना है कि जहांदर शाह के बाद कौन आए, फारूक शियार आए। ये असेंड करते हैं थ्रोन को विद द सपोर्ट ऑफ सैयद ब्रदर्स। देखिए सैयद ब्रदर्स एंट्री हो गए हैं यहाँ पे, और ये किंग मेकर्स माने गए हैं किसके टाइम पे, फारूक शियार को किंग बनाने में किसने सपोर्ट किया था, सैयद ब्रदर्स ने। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मिडिवल हिस्ट्री के लिए, स्पेशली हम बात करें लेटर मुगल्स में। कहीं ना कहीं किंग मेकर्स का काम इन्होंने काफ़ी टाइम तक चलाया। हम बोले कि ब्रिटिशर्स आने के बाद काफ़ी देर तक इन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं हमारे लिए ये मिडेवल हिस्ट्री में। तो किंग मेकर्स कौन कौन थे देखिए, सैयद अब्दुल्ला खान, सैयद ब्रदर्स की हम बात करें तो उसमें से एक था सैयद अब्दुल्ला खान जो वज़ीर था, और दूसरे थे हुसैन अली खान जो कि मीर बख्शी थे, ठीक है। तो ये दोनों मिलके जो हैं किंग मेकर्स बने हुए थे, इनको हम सैयद ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। दी सैयद ब्रदर्स, आपको दोनों सैयद ब्रदर्स के नाम पता होने चाहिए कि सैयद अब्दुल्ला खान वज़ीर थे और हुसैन अली खान ये मीर बख्शी थे, और इन दोनों को हम सैयद ब्रदर्स बोलते हैं। सैयद ब्रदर्स जो हैं किल्ड कर मारा था इन्होंने जुल्फ़िकार खान को। जुल्फ़िकार खान कौन थे, ये जहांदर शाह के टाइम पे वज़ीर थे, उनके पीएम थे। इनको मार के किंग मेकर ये खुद बन गए एंड अपॉइंट करते हैं देमसेल्फ टू की पोजीशन। तो जुल्फ़िकार खान जो कि वज़ीर थे किसके टाइम पीरियड पे, जहांदर शाह के, अब वो सैयद ब्रदर्स के थ्रू मार दिए गए और अब बन गए हैं जो किंग मेकर्स हैं वो सैयद ब्रदर्स बन गए हैं। 1717 में क्या होता है कि फारूक सियार जो है ये ग्रांट करते हैं मैनी ट्रेडिंग प्रिवलेजेस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी को ये काफ़ी सारे प्रिवलेजेस देते हैं, ठीक है, काम करने के लिए इंडिया में। एंड ऑल्सो एग्जेम्प्ट करते हैं कस्टम ड्यूटीज़ फॉर इट्स ट्रेडिंग थ्रू बंगाल। तो बंगाल में जो ट्रेडिंग चल रही है उसमें जो कस्टम ड्यूटीज़ लगी थी वो उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। जो सैयद ब्रदर्स होते हैं कम्प्लीटली डिड अवे विद जजिया एंड ऑल्सो अबॉलिश करते हैं पिलग्रिमेज टैक्स। तो जजिया भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, और जो मंदिरों में घुस जाने के लिए हिंदूज पे जो टैक्सेस लगाए गए थे, पिलग्रिमेज टैक्स बोलते हैं हम उसको, वो भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया था एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस पे, मतलब कुछ कुछ जगहों पे, ड्यू टू द ओवरवेलमिंग पावर ऑफ द सैयद ब्रदर्स। तो कहीं ना कहीं इनकी पावर जो है वो इंक्रीज हो रही थी एंड डिफरेंसेस ग्रू बिटवीन। तो अब क्या हुआ, फारूक सयार कहीं ना कहीं चाहते थे कि मैं राजा हूँ, मैं चलाऊं गद्दी को, बट ऐसा नहीं होता था। सैयद ब्रदर्स अपने ही हिसाब से सब कुछ चला रहे थे क्योंकि सारी पावर जो है किंग मेकर्स के पास है। तो फारूक सयार इनसे कहीं ना कहीं खफा हो रहे थे, इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे, किसके बीच में, फारूक सयार और सैयद ब्रदर्स के बीच में। तो जो एम्परर था वो प्लॉट करता था थ्राइस अगेंस्ट द ब्रदर्स। तो फारूक शाह ने 3 बार ट्राई किया ब्रदर्स के अगेंस्ट जाने के लिए, सैयद ब्रदर्स के, बट फेल हो गए ओवर पावर करने के लिए उनको। तो 1719 में क्या होता है कि सैयद ब्रदर्स जो है फॉर्स्ड करते हैं एक अलायंस विद बालाजी विश्वनाथ मराठा रूलर्स के साथ। अब क्या हुआ, फारूक सियार को कंट्रोल करने के लिए, उनको हराने के लिए सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं, मराठा रूलर होते हैं बालाजी विश्वनाथ, उनके साथ अलायंस बनाते हैं
एंड विद द हेल्प ऑफ मराठा ट्रूप्स सैयद ब्रदर्स किल्ड कर देते हैं फारूक सियार को। क्लियर हो गई होगी आपको ये चीज़ पूरी, मैंने जो एक बताया आपको। देखिए कोई भी डाउट हो कमेंट में आप तभी मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपका वो डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है। रफ़ी उद दराज, अब रफ़ी उद दराज जो है ये नेक्स्ट रूलर बनते हैं, इनका कैसे लिंक हुआ अब हम ये देखेंगे। जो सैयद ब्रदर्स थे वो लेकर आते हैं फारूक सियार को मारने के बाद, किसको लेकर आते हैं, रफ़ी उस दराजत को एट द थ्रोन, गद्दी पे। इन फैक्ट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 8 मंथ, यानी एक छोटे पीरियड ही के लिए 8 महीने के लिए 3 यंग प्रिंसेस वर रेज्ड टू द थ्रोन बाय द सैयद ब्रदर्स। अब इन 8 महीनों में रफ़ी उस दराज के बाद 8 महीनों में ही ये कम से कम 3 बार अलग अलग प्रिंसेस चुनते हैं, यानी रूलर्स चुनते हैं। कौन, सैयद ब्रदर्स गद्दी के लिए, जो रूल करते हैं ओनली फॉर 4 मंथ्स। कौन, रफ़ी उस दराज की बात हो रही है। एंड डाइड मतलब किसी डिजीजेस के थ्रू ये मर जाते हैं, तो इनका टाइम ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, 4 महीने का ही इनका टाइम पीरियड होता है। तो इनके जो ग्रैंडसन होते हैं औरंगज़ेब के, उनका नाम होता है निकू सियार, वो रिवोल्ट करते हैं ड्यूरिंग हिज रीजन रफ़ी उस दराजत के टाइम पे, एंड ऑक्यूपाई करते हैं थ्रोन आगरा में विद द सपोर्ट ऑफ मित्रसेन, जो कि नगर ब्राह्मण होते हैं, एक नगर ब्राह्मण हुआ करते थे ना उस टाइम पे, तो उनका नाम था मित्रसेन। वो हम सपोर्ट करते हैं आगरा की गद्दी को ऑक्यूपाई करने के लिए, किसको, निकू सियार। निकू सियार कौन थे, ये औरंगज़ेब के ग्रैंडसन थे, यानी कि उनके पोते थे। फिर आते हैं मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, इनको रोशन अख्तार भी बोला जाता है। इनका ये थोड़ा लंबे समय के लिए रूल करते हैं, 1719 से लेकर 1748 तक। तो जो रफ़ी उद दराजत होते, सॉरी ये ना उद होता है शायद, यहाँ पे हर जगह ना उस लिखा गया है, आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो रफ़ी उद दराजत जो हैं, इनके बाद मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला इनको बोला गया है, ये बैठते हैं गद्दी पे, मुगल थ्रोन पे। ड्यूरिंग हिज रूल नादिर शाह जो है, अब देखिए नादिर शाह है ये बाहर से इन्वेड करते हैं, यानी इंडिया के नहीं होते हैं, कहाँ से आते हैं मैं बताऊंगी आपको। तो नादिर शाह अटैक करते हैं और प्लंडर करते हैं, यानी कि लूट करते हैं दिल्ली में। इनका मेन मकसद होता है कि दिल्ली में जो खजाना है वो सारा लूट के ये इंडिया से बाहर लेके चले जाएं। और ही ऑल्सो टुक द पीकॉक थ्रोन विद हिमसेल्फ। देखिए पीकॉक थ्रोन की बात हुई है, तो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि जो पीकॉक थ्रोन था और कोहिनूर डायमंड था, ये किस मुगल रूलर के टाइम पे इंडिया में बनाया गया था, ये आप बताना। और किसके टाइम पे गया, रंगीला के टाइम पे, जो कि मोहम्मद शाह, क्योंकि रंगीला का कहने का मतलब है ये हमेशा नशे में रहते थे। तारी हम बोलते हैं ना, तारी मृदा, और भी कुछ बोलते हैं शायद दारू को, वो उस टाइम पे प्रिपेयर करते थे। तो ये हमेशा इन्हीं सब चीज़ों में लीन रहते थे, नशे में। तो उस टाइम पे नादिर शाह ने इन्वेड किया था और पूरे दिल्ली को इन्होंने लूटा था। और उस टाइम पे जो पीकॉक थ्रोन था और कोहिनूर हीरा था, ये नादिर शाह अपने साथ ले गए थे इंडिया से बाहर। तो जो ब्रदर थे ऑफ जहान शाह, हु वॉज फाउंड ऑफ डांसिंग एंड वॉज हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट कथक डांसर। तो कहने का मतलब है कि जहान शाह के ब्रदर थे जिनको डांसिंग का बहुत शौक था और अपने आप को एज अ कथक डांसर के एक्सपर्ट मानते थे। इंडिपेंडेंट स्टेट एमर्ज हुए थे ड्यूरिंग हिज रीजन। रंगीला के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रूलर्स जो थे छोटे छोटे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। और जो डेक्कन था अंडर निज़ाम उल मुल्क के अंदर, अवध अंडर द लीडरशिप ऑफ सादत खान और मुर्शिद कुली खान के जो रीजन होता है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते। तो कौन कौन करता है, डेक्कन में निज़ामुल मुल्क करते हैं, अवध के रूलर कर देते हैं सादत खान, और मुर्शिद कुली खान जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा संभाल रहे होते हैं, ये सब अपने आप को मुगल एम्पायर के अंदर से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो जो वीकनेस होती है ना ऑफ द मुगल एम्पायर की, वो एक्सपोज हो जाती है, जो कि अब मुगल एम्पायर जो है बहुत वीक हो चुका है, ये अब फाइनली लोगों की नज़र में आ जाता है। व्हेन नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, इम्प्रिजन द मुगल एम्पर एंड लूटेड इंडिया। देखिए होता क्या है, नादिर शाह आते हैं इंडिया में, सिर्फ वो रूल करने के लिए नहीं आते, उनको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है और इंडिया में बहुत ज़्यादा सोना है और बहुत एक मुगल थ्रोन है, पिकॉक थ्रोन है, जिसमें काफ़ी सारे डायमंड्स ज्वेलरीज से बना हुआ है, वो सोने से बना हुआ था, काफ़ी सारे उसमें ओरिजिनल ऑर्नामेंट्स लगे हुए थे, कोहिनूर डायमंड है। तो वो इंडिया में सिर्फ इन्वेड यानी आक्रमण करने के पर्पज़ से आया था कि उसको दिल्ली में लूट मचानी थी। तो वो क्या करता है, इंडिया आता है और जो मुगल उस टाइम पे एम्पायर में जो रूलर होते हैं उनको जेल में डाल के, ठीक है, और पूरी जो दिल्ली होती है उसको लूट के चला जाता है कब,
1739 में। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, नादिर शाह अटैक करता है मुगल एम्पायर में और डिसइंटीग्रेटेड फास्ट एंड इंडिपेंडेंट किंगडम्स ऑफ बंगाल, अवध, हैदराबाद ब्रोक अवे फ्रॉम द एम्पायर। क्लियर हो गया। देखिए मेरे ख्याल से इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश तो हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ ही रही होगी। इन्वेजन जो हुआ, आक्रमण जो हुआ नादिर शाह का, वो 1739 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये डेट स्टेट पीएससी और एसएससी के एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना है आपको कि 1739 में ये इन्वेजन हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी के पहले की बात है। तो अगर एग्जाम में आया कि नादिर शाह का इन्वेजन आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी या बक्सर हुआ है, तो नहीं, उससे पहले हुआ है। नादिर शाह वॉज द एम्पर ऑफ ईरान। तो नादिर शाह ईरान से आए थे, वहाँ के रूलर थे। ही वॉज अ नेशनल हीरो देयर हु ड्रोव द अफगान्स आउट ऑफ ईरान। तो ईरान से इन्होंने अफगान्स को भगाया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ के ये नेशनल हीरो थे और ये ईरान के एम्परर थे। तो क्या रीज़न था इनका इंडिया में इन्वेड करने का? तो नादिर शाह जो थे इंडिया में पावर में आते हैं 1736 में, और जो मोहम्मद शाह रंगीला है विड्रियो करते हैं अपने अम्बेसडर को फ्रॉम द पर्शियन कोर्ट, ठीक है, एंड स्नैप्ड ऑल डिप्लोमेटिक टाइज विद दैट कंट्री। तो इनके एम्बेसडर होते हैं पर्शियन कोर्ट में, उन सबको ये विड्रॉ कर लेते हैं और सारे डिप्लोमेटिक टाइज जो है उन कंट्री से वो सब स्नैप्ट कर लेते हैं। तो नादिर शाह सेंड करते हैं अपने 3 दूत को। तो शुरुआत कौन करता है? रंगीला, कि आपके एम्बेसडर्स हैं, अब आज भी हमारे एम्बेसडर्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, डिप्लोमेट्स होते हैं, हम टाइज अप करते हैं। अगर आप सब कुछ ख़त्म कर लोगे तो अगला जो नादिर शाह था उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 3 एनवॉयस भेजे, यानी कि दूत जो होते थे, ठीक है, बातों को मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए पहले हम एनवॉयस रखते थे, दूत रखते थे। कहा जाता था कि दूतों को आप परेशान नहीं कर सकते हो, उनको मार नहीं सकते, क्योंकि वो एक संदेश लेके जाते हैं और आते हैं। तो ये एक नियम हुआ करता था उस टाइम पे कि इनके साथ कोई मारा पीटी नहीं होगी, इज्जत से इनकी बात सुनी जाएगी और आपको जो मैसेज भिजवाना है आप भिजवाओगे और ये जो मैसेज लेके आते हैं वो आप सुनोगे, आप इनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना है। तो नादिर शाह भेजते हैं मुगल कोर्ट में, एंड जो इनके तीसरे एनवॉय होते हैं, तीसरे दूत होते हैं, उसको डिटेन्ड कर लेते हैं बाय रंगीला, विच एनग्रेड, यानी खफा कर देते हैं इनको, ठीक है। तो नादिर शाह जो है इन्वेड करते हैं अफगानिस्तान में फिर, एंड सम ऑफ द नोबल्स, अफगान नोबल्स टुक शेल्टर अंडर रंगीला। अब ये क्या हो रहा है, ये ईरान से अफगान्स को भगा के नादिर शाह जो है फिर अफगानिस्तान जाते हैं, वहाँ आक्रमण करते हैं। तो कुछ जो अफगान के कोर्ट में जो नोबल्स हुआ करते थे ना, वो रंगीला के शेल्टर में यानी कि इंडिया आ जाते हैं। तो ऑल्सो जो शादत खान होते हैं और निज़ामुल मुल्क इनवाइट करते हैं नादिर शाह को इन्वेड करें इंडिया में, क्योंकि बाहर के जो एनवॉयज़ हैं, नॉवल्स हैं अफगानिस्तान के, वो इंडिया में आके इसके पास छुपे हुए हैं। और हमने देखा कि शादत खान और निज़ामुल मुल्क ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था मुगल एम्पायर से। तो इसका फ़ायदा उठा के ये लोग नादिर शाह को इनवाइट करते हैं कि आप इंडिया आइए और मुगल एम्पायर को, मतलब इंडिया में आके आक्रमण कीजिए। स्पेशली मकसद था कि मुगल एम्पायर को ख़त्म करने की बात थी ये। तो कोर्स ऑफ इन्वेजन होता क्या है, तो ये कैप्चर करते हैं जलालाबाद, पेशावर एंड देन लाहौर इन 1739, ठीक है। तो बैटल ऑफ करनाल होती है 1739 में। अपॉन हियरिंग ऑफ द एडवांसिंग पर्शियन आर्मी, मोहम्मद शाह यानी रंगीला मार्च करते हैं अपने फोर्स को आउट ऑफ दिल्ली। अब वो दिल्ली से बाहर जाते हैं इन ऑर्डर टू मीट द इन्वेडिंग करने के लिए आर्मी को एंड प्रिवेंट करने के लिए अपने कैपिटल को, उनकी एंट्री। जो नादिर शाह एंटर कर रहे थे इंडिया में, उस टाइम पे इन्होंने दिल्ली छोड़ के अपनी आर्मी के साथ इन्वेड करने चले गए ताकि वो अपनी कैपिटल को सेव कर सकें। तो क्या होता है, 2 फोर्सेस करनाल में मिलती हैं, बैटल होता है उनके बीच में अबाउट 120 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दिल्ली। करनाल हम सबको पता है हरियाणा में है, तो हरियाणा में बैटल होती है, दोनों फोर्सेस वहाँ मिलती हैं। द पर्शियन सोल्जर जो हैं वो वीक हो जाते हैं, उन पर कहर टूट पड़ता है ऑन द मुगल आर्मी का। तो ये कौन लेके आ रहा होता है वहाँ से? नादिर शाह। तो मुगल एम्पर जो है मोहम्मद शाह रंगीला सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, एंड ही हैड टेक नादिर शाह टू हिज कैपिटल। अब होता क्या है इस लड़ाई में, बैटल ऑफ करनाल जो होती है, इसमें कहीं ना कहीं जो मुगल आर्मी है इनके ऊपर पर्शियन सोल्जर्स हावी हो जाते हैं, ठीक है। और मुगल आर्मी कहीं ना कहीं इस टाइम पे दब जाती है और नादिर शाह क्या करते हैं, फिर लास्ट में रंगीला जो है ये अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, किसके सामने? नादिर शाह के सामने, टू हिज कैपिटल, और अपने कैपिटल की तरफ इनको लेके जाते हैं यानी कि दिल्ली में। तो द एंटायर ट्रेजरी, सारा का सारा खजाना वॉज लूटेड, किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा। और जो सोल्जर्स थे इंडल्ज यानी लिप्त हो गए थे इन अ ग्रूजम यानी भयंकर मैसेकर्स की वजह से। बहुत मैसेकर का मतलब बहुत गंदी तरीके से लड़ाइयाँ हुई थी, हम कहते हैं ना जलियांवाला बाग मैसेकर, बहुत लोगों की जाने गई थी उसमें, तो इसी तरीके से हुआ था। ऑफ द जनरल पॉपुलेशन के साथ भी हुआ था, इंक्लूडिंग वुमन एंड द चिल्ड्रन एट दिल्ली।
तो उस टाइम पे नादिर शाह ने बहुत गंदे तरीके से आक्रमण किया था पूरी दिल्ली में, और बच्चे वुमन सब शामिल हो गए थे उसमें, सबकी डेथें हुई थी, बहुत भयंकर तरीके से उस टाइम पे लड़ाई हुई थी और काफ़ी लोगों की जानें गई थी उस वक्त। तो सैक ऑफ दिल्ली लास्टेड फॉर सेवरल डेज, आफ्टर विच नादिर शाह आस्क्ड हिज मैन टू सीज। तो कुछ दिनों तक वो यहाँ रहा, उसने सारा सामान लूटा दिल्ली से, और मई 1739 में नादिर शाह और उसकी ट्रुप सिटी से चली जाती है, पूरी दिल्ली को लूट के पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर हीरा, ये सब लेके चले जाते हैं। मोहम्मद शाह को ये रिटेन कर देते हैं एज द एम्पायर ऑफ द मुगल एम्पायर ही रहने देते हैं, मतलब उसको पहले जेल में डाल दिया, फिर सारा लूटा, फिर उसको वापस से आज़ाद करके चले जाते हैं। बट वॉज कंपेल्ड का मतलब मजबूर कर दिया, सौंप दिया उनको हिम द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर फॉलोइंग वेस्ट ऑफ द रिवर इंडस। फिर नादिर शाह जो है ऑलमोस्ट एम्प्टीड द ट्रेजरी, सारा खजाना वो खाली कर देते हैं, एंड ऑल्सो टुक अवे द फेमस कोहिनूर एंड द पिकॉक थ्रोन, तो ये साथ में लेके चले जाते हैं। नादिर शाह जो है ये इन्वेज करते हैं, इनका जो इन्वेजन का कॉज होता है वो इनरेपेबल होता है, लॉस ऑफ प्रेस्टीज एंड एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ द एम्पायर। तो ये इरेपेबल लॉस का मतलब है कि कुछ छोड़ते ही नहीं है ये मुगल शासन के पास में, सब कुछ ले जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक्सपोज कर देते हैं वीकनेस ऑफ एम्पायर की, कि कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में ये बात पता चल जाती है कि जो मुगल एम्पायर है वो काफ़ी वीक हो चुका है, और एक्सपोज करते हैं द वीकनेस ऑफ द एम्पायर ऑफ द मराठा सरदार्स, कि वो भी कुछ नहीं कर पाए थे, एंड द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज एज वेल। तो नादिर शाह के इन्वेजन में होता ये, जो ब्रिटिशर्स होते हैं कोई नहीं रोक पाता है इनको उस टाइम पे, और सबकी जो वीकनेस है वो सामने आ जाती है। फिर आते हैं अहमद शाह। तो जो मोहम्मद शाह यानी रंगीला के जो बेटे होते हैं, तो बेगम होती हैं इनकी कुदसिया बेगम। तो कुदसिया बेगम एक डांसिंग गर्ल होती है, तो इनके साथ इन्होंने शादी की थी रंगीला ने, तो अहमद शाह उनके बेटे होते हैं। अहमद शाह अब्दाली, आपने इनका नाम भी सुना होगा, इनका पूरा नाम है अहमद शाह अब्दाली, रूलर ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के ये रूलर होते हैं अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि इनको ये इंडस रिवर के उस साइड का एरिया में ही देते हैं जो वेस्ट होता है, तो इसलिए ये अफगानिस्तान में रूल कर रहे होते हैं। इन्वेडेड दिल्ली, ये भी दिल्ली में इन्वेड करते हैं बहुत बार अहमद शाह अब्दाली, और पंजाब में अलॉन्ग विद मुल्तान वॉज सीडेड टू हिम। जो मराठाज होते हैं स्नैच्ड करते हैं मालवाज को और बुंदेलखंड। हिज वज़ीर जो होते हैं इमाद उल मुल्क, किसके वज़ीर, अहमद शाह के, ब्लाइंडेड हिम एंड इम्प्रिजन हिम एट सलीमगढ़। तो अहमद शाह के जो वज़ीर यानी कि पीएम होते हैं इमादुल मुल्क, वो इनको ब्लाइंड कर देते हैं, अंधा करके इनको जेल में डाल देते हैं, कहाँ पे, सलीमगढ़ में। एंड ही वॉज अ पपेट इन द हैंड ऑफ वज़ीर। तो अहमद शाह जो है पपेट थे अपने वज़ीर के, फिरोज जंग थर्ड, और इमाद उल मुल्क हम बोलते हैं, तो इमाद उल मुल्क का नाम है फिरोज जंग थर्ड, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो वज़ीर थे किसके, अहमद शाह के। ही वॉज ब्लाइंडेड एंड इम्प्रिजन बाय वज़ीर इमाद उल मुल्क। किसको, अहमद शाह की बात चल रही कि अहमद शाह को इनके वज़ीर इमाद उल मुल्क ने यानी कि फिरोज जंग थर्ड ने इनको अंधा किया पहले, और फिर इनको जेल में डाल दिया था, कहाँ पे, सलीमगढ़ में। तो ये पूरी स्टेटमेंट है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में था नहीं। तो आलमगीर जो है सेकंड, ही वॉज द सेकंड सन ऑफ जहेंद्र शाह। तो जहेंद्र शाह जो थे रूलर, उनके ये दूसरे बेटे थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है, एंड वॉज रेज्ड द थ्रोन बाय इमाद उल मुल्क। तो इनको गद्दी पे किसके ने बिठाया, इनको इमाद उल मुल्क जो वज़ीर थे उन्होंने बिठाया, आफ्टर ही डिपोज्ड अहमद शाह को जेल में डालने के बाद आलमगीर सेकंड को इमाद उल मुल्क जो वज़ीर थे उन्होंने गद्दी पे बिठाया, जो कि जहेंद्र शाह के बेटे थे, दूसरे सन थे। हैड टू फेस रिपीटेड इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेजन है, आक्रमण इन्होंने फेस किए। जो फेमस बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, ये सबको पता होगा, 23 जून 1757 की बात है, वॉज फाउट ड्यूरिंग द हिज टेनवर। तो इनके टेनवर के टाइम पे ही बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। द बैटल ऑफ प्लासी हेल्प द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू सीज कंट्रोल ऑफ बंगाल। तो बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा कंट्रोल है बंगाल पे, वो इनको मिल जाता है। ही वॉज ऑल्सो मर्डर्ड बाय हिज वज़ीर। तो आलमगीर सेकंड को भी इनके वज़ीर इमादुल मुल्क जो है ये मार देते हैं, और जो इनकी बॉडी होती है उसको यमुना रिवर में फेंक देते हैं। फिर आते हैं अली गौहर या शाह आलम सेकंड। तो ये होते हैं लास्ट रूलर किसके, मुगल एम्पायर के, लेटर मुगल एम्पायर के। शाह आलम सेकंड जो है ये आलमगीर सेकंड के बेटे होते हैं। ही वॉज अवे फ्रॉम दिल्ली फॉर 12 ईयर्स। तो 12 साल तक की दिल्ली से बाहर ही रहते, क्योंकि हमने देखा कि नादिर शाह जो है इंडस रिवर के वेस्ट वाला एरिया ही इन सब मुगलों को दे देता है और इंडिया को लूट के चला जाता है वो। तो अब ये बाहर के हो गए थे, और ये अपने गद्दी पे बैठने के बाद कम से कम 12 साल तक ये इंडिया में यानी कि दिल्ली में पैर नहीं रखते हैं, अंटिल 1772 तक। तो ये स्पेंड करते हैं अवध स्टेट में एज अ रिफ्यूजी।
ठीक है। और ही वॉज अफ्रेड ऑफ वजीर इमाद उल मुल्क, तो इमाद उल मुल्क का एक खौफ बन गया था कि इसने कितने राजा बनाए और उनको मार दिया, किसी को अंधा करके जेल में डाल दिया, किसी को इसने मरवा के उनकी बॉडी यमुना रिवर में फेंक दी। तो इनसे काफ़ी डर था इनको, शाह आलम सेकंड को। अली गौहर भी नाम है इनका। तो जब इमाद उल मुल्क की डेथ हो जाती है तब ये गद्दी संभालते हैं और ये दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं एज अ रूलर मुगल एम्पायर के। तो ड्यू टू हिज कॉन्फ्लिक्ट विद वजीर, तो इनके कंटिन्यूस जो कॉन्फ्लिक्ट चलते थे वजीर से, ही फ्लेड टू अवध, तो ये अवध चले गए थे। ये रिटर्न आते हैं दिल्ली में व्हेन मराठाज रीस्टैब्लिश देयर होल्ड एंड इन्वाइटेड हिम टू द कैपिटल। तो मराठास जब अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं तो इनको इन्वाइट करते हैं कैपिटल में। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 में, देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में कब कब हुई, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में कब कब हुई, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में कब कब हुई, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि लड़ाई होती है ड्यूरिंग हिज रीजन, शाह आलम सेकंड के टाइम पे होता है, बिटवीन द मराठाज एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में। क्लियर है? ड्यूरिंग हिज रीजन शाह आलम सेकंड के टाइम पे क्या होता है, जो मुगल टेरिटरी है वॉज स्प्रेड ओनली फ्रॉम रेड फोर्ट से लेके पालम दिल्ली तक। तो दिल्ली में ही, पूरा दिल्ली भी नहीं, सिर्फ रेड फोर्ट से लेके पालम तक इनका इतना ही एरिया बच जाता है मुगल एम्पायर का। तो ये किसकी बात हो रही है? शाह आलम सेकंड की बात हो रही है। तो बैटल ऑफ बक्सर भी होता है इन 1764, ठीक है, बिटवीन द फोर्स अंडर, देखिए लास्ट रूलर नहीं, इसके बाद दो रूलर्स और आएंगे, बिटवीन द फोर्स अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांड पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, जो कि लेड किसने किया था? 1000 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था, डेट इंपॉर्टेंट है, कि किसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, किसके द्वारा लेड किया गया था इसमें? तो हेक्टर मुनरो थे उस टाइम पे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। हेक्टर मुनरो ने लेड किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ बक्सर में। एंड द कंबाइंड आर्मीज, अब कंबाइंड आर्मीज अगेंस्ट ब्रिटिश कौन थी? एक साइड थे ब्रिटिशर्स जिसमें हेक्टर मुनरो लेड कर रहे थे पूरी टीम को, ठीक है, और दूसरी तरफ थे एक कंबाइंड आर्मीज थी जो कि इन्होंने एक दूसरे से टाई अप कर लिया था। उसमें कौन थे? पहले थे मीर कासिम, मैंने लिखा हुआ है ऊपर येलो, मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया, मीर कासिम जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे। फिर थे सुजाउद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे। और फिर थे मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, इनके बीच में फाइट हुई थी। ये तीनों एक साइड थे और ये अकेले ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने आपस में लड़ाई किया था। लेकिन दी वॉर वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। अब इसमें क्या होता है कि दोबारा से हम लोग अंग्रेजों से हार जाते हैं, और जो ट्रिटी होती है हमारी, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस बैटल के बाद ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी, जो कि 1765 में ट्रिटी साइन हुई थी। अंडर विच, इस ट्रिटी में क्या साइन हुआ कि जो दीवानी राइट्स होंगे, यानी कि राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, यानी कि लैंड से जितना भी रेवेन्यू कमाया जाएगा वो कलेक्ट करेंगे, यानी कि दीवानी राइट्स जो हैं ऑफ किस किस के? बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, वो ब्रिटिश के पास जाएंगे। तो जितनी भी बिहार, उड़ीसा और बंगाल की ज़मीनों से जितनी भी कमाई होगी, जो रेवेन्यू होगा, उसको दीवानी राइट्स बोलते थे, और वो किसके पास जाएंगे? ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ही रिमेन्ड एन एम्पायर विदाउट एनी टेरिटरी, अब इनकी जो एम्पायर है बिना टेरिटरी के रह गई शाह आलम सेकंड की। देन बिकेम अ प्रिजनर ऑफ द पेंशनर ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो अब पेंशन पे इनको बांधा गया कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं इनको पेंशन दिया करेंगे महीने में, मतलब साल का कुछ, तो उस हिसाब से ही ये काम करेंगे। अब इनको सैलरी देते थे ब्रिटिशर्स एज अ पेंशन। ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु बिकेम ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशनर, तो ये पहले मुगल रूलर थे जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रूलर थे लेकिन पेंशन कौन दे रहा था इनको? ब्रिटिश दे रहे थे। तो ब्रिटिशर्स के अंडर पेंशनर कौन बना सबसे पहले? तो वो शाह आलम सेकंड बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अकबर सेकंड, जिनका 1806 से लेकर 1837 तक का टाइम पीरियड होता है। तो ही वॉज द सन ऑफ शाह आलम सेकंड, इनके बेटे होते हैं, एंड रिमेन्ड ओनली अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, तो ब्रिटिश के प्रोटेक्शन के अंदर ही रहते हैं। एज इन 1803 द ब्रिटिशर्स हैड कैप्चर्ड दिल्ली, अब 1803 में ब्रिटिशर्स दिल्ली भी कैप्चर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ही वॉज पेंशनर ड्यूरिंग हिज पीरियड, अब ये दूसरे पेंशनर बन जाते हैं, इनको भी पेंशन देते हैं। ही कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा, अब हमेशा एग्जाम में मॉडर्न इंडिया अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसमें क्वेश्चन एक बनता है कि राजा राम मोहन रॉय को
पहले इनका नाम सिर्फ राम मोहन रॉय था। तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये राजा की जो उपाधि है राजा राम मोहन रॉय को, वो अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर सेकंड ने दी थी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है, हर एग्जाम में आया है, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी हो, हर एग्जाम में पूछा गया है। ही सेंट राजा राम मोहन रॉय एज एन एम्बेसडर टू ब्रिटेन फॉर इंक्रीजिंग द पेंशन। तो इनको भेजा गया राजा राम मोहन रॉय के पास एज एन एम्बेसडर टू ब्रिटेन फॉर इंक्रीज करने के लिए, अपनी पेंशन को इन्होंने इंक्रीज करने के लिए बात कही थी। तो ये हो गई हमारी बात। ही वॉज अ ग्रेट पोइट, तो अच्छे पोइट थे, एंड ही क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल, जिसको हम फूल वालों की सैर बोलते थे। तो ऐसा कौन सा रूलर था जिसने इंट्रोड्यूस किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम्स को एक करने के लिए एक फेस्टिवल बनाया था, फूल वालों की सैर? तो ये किसने बनाया था? ये अकबर द्वितीय ने बनाया था। तो ये ध्यान रखने काफ़ी अच्छे पॉइंट भी थे। फिर लास्ट रूलर जो आते हैं मुगल एम्पायर के, वो होते हैं हमारे बहादुर शाह सेकंड, यानी कि जफ़र। 1837 से लेकर 1857 की क्रांति तक ये रूलर रहते हैं मुगल एम्पायर के। तो टेरिटरी इनकी कुछ है नहीं, एज अ पेंशनर रूलर बने हुए हैं कि ब्रिटिशर्स के अंडर। तो बहादुर शाह सेकंड जो है ये अकबर के बेटे होते हैं। अकबर कौन? अकबर द्वितीय के, ठीक है। तो ही इनका जो ओरिजिनल नेम होता है वो अबू जफ़र होता है। तो ओरिजिनल नाम भी आपको ध्यान रखना है। हु वॉज अ ग्रेट उर्दू पोइट, ये भी काफ़ी अच्छे पोइट थे। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। ही वॉज एन अकम्प्लिस्ड पोइट एंड हिज पेन नेम, इनके पेन का जो नाम था वो था जफ़र, यानी कि विक्ट्री। तो इनके पेन का नाम था। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया कि किस रूलर का मुगल एम्पायर में, या मुगल एम्पायर ना भी दे सीधा पूछा जाए कि जफ़र नाम का एक पेन किस रूलर का था, तो ये बहादुर शाह सेकंड का था, यानी कि अबू जफ़र का था, जिसका जो मतलब था वो था विक्ट्री। तो क्लियर हो गया। इन द ईयर 1857 एंड 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सीपॉयज, यानी हम बोलते हैं ना कि सीपॉय रिवोल्ट भी हुआ, सीपॉय म्यूटिनी भी बोला गया है। तो सीपॉय मतलब सिपाही जो हुआ करते थे, ठीक है। सिपाहियों ने उस टाइम पर रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, विद्रोह किया, लड़ाइयाँ की। दे डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज बहादुर शाह सेकंड एज देयर एम्परर। तो उन्होंने कहा कि जो बहादुर शाह सेकंड है वही हमारे एम्परर रहेंगे। उसको बनाए रखने के लिए ही वॉज फोर्स टू बिकम अ लीडर, इनको फोर्स किया गया लीडर बनने के लिए। तो ब्रिटिशर्स जो है इन्वेड करते हैं रेड फोर्ट पे, आक्रमण करते हैं और मैसेकर करते हैं एवरी वन इन द फैमिली, वहाँ पे जो भी लोग रह रहे थे सबको मारते हैं वो। 1858 में क्या होता है, क्रांति के एक साल बाद, ही वॉज सेंट टू रंगून। अब बहादुर शाह सेकंड को रंगून भेज दिया गया एज अ प्रिजनर, यानी कि जेल में उनको भेज दिया गया, और वो मर जाते हैं 1862 में। और जो उनका टॉम्ब है वो रंगून में ही पाया जाता है। तो ब्रिटिश जो है कॉन्क्वेस्ट करते हैं, स्टार्टेड इन 1757 में कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, हमने देखा बैटल ऑफ बक्सर में, और एंड कंटिन्यूड अप टू 1856 तक कॉन्क्वेस्ट ऑफ अवध। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ये कंटिन्यू कॉन्क्वेस्ट करते हैं। फिर हमें पता है कि 1857 की क्रांति के बाद तो सब कुछ इनके अंडर में आ ही जाता है। बात करें कि राइज ऑफ रीजनल पावर एंड स्टेट्स, जब मुगल एम्पायर खत्म हो रहा था तो रीजनल एम्पायर्स का राइज हुआ, और स्टेट्स का। तो कौन कौन थे वो? जो डिक्लाइन हुआ मुगल अथॉरिटी का, उन्होंने एक राइज दिया एमरजेंस होने के लिए, अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। द लेटर मुगल्स रूलर जो थे वर नॉट इन अ पोजिशन टू मिलिट्री एनफोर्स, यानी उनकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उनको रेगुलेट करने के लिए इनके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द एम्पायर्स। एज अ रिजल्ट अगर हम देखें तो क्या हुआ, जो बहुत सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे मुगल एम्पायर के अंदर, उन्होंने अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया और अपनी खुद की एक अथॉरिटी बनाई और इंडिपेंडेंट खुद को घोषित कर दिया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है, दे गेन्ड इंडिपेंडेंट स्टेटस, जो मैंने आपको अभी बताया। एट द सेम टाइम मैनी किंगडम्स विच वर सब्जुगेटेड, तो कुछ जो किंगडम्स थे उन्होंने खुद को जीता बाय द मुगल एम्पायर से, ऑल्सो क्लेम्ड देयर इंडिपेंडेंस। कुछ प्रोविंशियल गवर्नर्स ने अपने आप को खुद ही इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और कुछ ने मुगल्स से लड़ाई करके, यानी जीतने के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। सम न्यू रीजनल ग्रुप्स ऑल्सो कंसोलिडेटेड एंड एमर्जेस एज अ पॉलिटिकल पावर। तो धीरे धीरे करके कुछ रीजनल ग्रुप एमर्ज हो गए, उन्होंने अपना खुद का एक पॉलिटिकल पावर बनाया, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया मुगल एम्पायर से, क्योंकि सबको दिख गया था नादिर शाह के इन्वेजन के बाद कि अब जो है मुगल एम्पायर बहुत वीक हो चुका है, तो बेटर होगा उनसे अलग हो जाना, क्योंकि इनका खजाना भी लूटा जा चुका था, कुछ था नहीं इनके पास। द स्टेट डेट अरोज इन इंडिया, जो स्टेट इंडिया में अरोज हुए यानी बने ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द फॉलोइंग सेंचुरीज बिटवीन 1700 से लेकर 1850 तक बने, वेरिड ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, लॉन्गिविटी एंड एसेंशियल करेक्टर्स। उनमें से कौन कौन से थे उनके बारे में देखेंगे। हैदराबाद अलग हुआ, हैड बीन इन अ रीजन वेयर देयर हैड बीन एन older regional tradition of provincial state in the immediate pre-Mughal period too.
टोटल कहने का मतलब है कि हैदराबाद ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, वेयर एज मैनी ऑफ द अदर पोस्ट मुगल स्टेट्स वर बेस्ड ऑन आइदर एथनिक और सेक्रेटेरियन, मराठास, जाट, सिख्स, ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके थे। हैदराबाद का देखते हैं। द स्टेट ऑफ हैदराबाद फाउंड किसके द्वारा किया गया था? तो ये एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैदराबाद जो है फाउंड किया गया था कमार उद्दीन सिद्दीकी के द्वारा, हु वॉज अपॉइंटेड वॉइसरॉय, ये वॉइसरॉय थे ऑफ द डेक्कन के, एंड विद द टाइटल ऑफ निज़ाम उल मुल्क। हम सब समझ गए निज़ाम उल मुल्क का बहुत खौफ रहा है लोगों में, तो ये वो थे जिन्होंने हैदराबाद को फाउंड किया था बाय द एम्परर फारूक शियार के द्वारा इन 1712 में। ठीक है, फारूक शियार को मारते भी यही है, निज़ाम उल मुल्क। ही इस्टेब्लिश्ड अ वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ये वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश करते हैं, बट रिटर्न टू दिल्ली, तो ये दिल्ली वापस चले जाते हैं फारूक शियार और निज़ाम उल मुल्क ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह यानी रंगीला जब बनते हैं तो ये वापस से दिल्ली चले जाते हैं। इन 1724 में क्या होता है, ही वॉज री अपॉइंटेड वॉइस रॉय एज अ डेक्कन द टाइटल ऑफ असफ जा, तो ये वापस से अपॉइंट करते हैं असफ जा को वॉइस रॉय इन द डेक्कन यानी कि हैदराबाद के। क्लियर है। अब बंगाल की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि 18th सेंचुरी में बंगाल जो है कितना बड़ा होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये पूरा एक होता है। मुर्शिद कुली खान वॉज द दीवान ऑफ बंगाल अंडर औरंगजेब। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है कि औरंगजेब के टाइम पे जो दीवान थे बंगाल के वो मुर्शिद कुली खान थे, और ये बिहार पीएससी, उड़ीसा पीएससी और बंगाल पीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ये एक ही स्टेट हुआ करता था। ठीक है, दीवान ऑफ बंगाल कौन थे? मुर्शिद कुली खान, किसके अंडर? औरंगजेब के अंदर। फारूक शियार जब रूलर बने वो अपॉइंट करते हैं सूबेदार को एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717 में। ठीक है, अवध की अब हम बात करेंगे। तो मुर्शिद कुली खान दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट करते हैं, और मतलब औरंगजेब के अंडर अपॉइंट होते हैं, और फारूक शियार अपॉइंट करते हैं अपने आप को सूबेदार, किसको? मुर्शिद कुली खान को एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, अवध की अगर हम बात करें, द अब सुबह ऑफ अवध, ये सुबह नहीं होगा, ये शायद सूबेदार होगा। ठीक है, तो सुबह ऑफ सूबेदार जो है अवध का कॉम्प्राइज करता है बनारस एंड सम डिस्ट्रिक्ट्स नियर इलाहाबाद, इतना एरिया होता है इनका। सादत खान बुरहन उल मुल्क वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ अवध, तो सादत खान भी आता है एग्जाम में। अब बुरहन उल मुल्क तो बहुत कम देखने को मिलता है, बट फिर भी ध्यान रखना कि इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ अवध बाय द मुगल एम्पायर, बट ही सून बिकेम इंडिपेंडेंट। ये खुद को फिर गवर्नर बन चुके होते हैं। अब देखा जो जो गवर्नर बने इन्होंने अपने आपको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। मराठास को देखते हैं कि जो मराठास थे ये कंसोलिडेट करते हैं अपनी पावर इन वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में होते हैं ये। दे स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स फॉर अ ग्रेटर महाराष्ट्र एम्पायर, तो जो महाराष्ट्र है आज का, उस टाइम पे गुजरात का कुछ पार्ट हुआ करता था और थोड़ा और फैला हुआ था ये, तो उस टाइम पर मराठास का एरिया वो हुआ करता था। अभी लास्ट है हमारा, जो डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का वॉज ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हुआ करते थे। सो सारे फैक्टर्स हम डिसाइड कर चुके हैं। बाय 1813 द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक अवे द पावर दैट अलाउड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 1813 में जो चार्टर एक्ट आता है उसमें ब्रिटिश गवर्नर से, जो ब्रिटिश गवर्नर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो मोनोपोली होती है इंडिया में ट्रेड करने की वो ले लेते हैं, जो हर 10 साल में बढ़ता चला जा रहा था, सॉरी 20 साल में। लेटर क्या होता है, जो ब्रिटिश होते हैं यानी कि जो कंपनी होती है वो वर्क करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इन 1857 में क्या होता है, देखिए शुरू से क्या होता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी साइन करवा के आती है ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिश से, वहाँ पे जो किंग होते हैं, किंग जेम्स सेकेंड या फर्स्ट होते हैं शायद से, उनसे ये साइन करवा के इंडिया में ट्रेड करने के लिए आते हैं। तो इनके पास कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके ऊपर थे जिन्होंने इनको भेजा था। अब 1813 के बाद जो इनकी मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की, अब वो सिर्फ इनके पास नहीं है, अब डायरेक्ट ब्रिटिशर्स भी आके, कोई भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो ये चलने लग गया। लेकिन 1857 में क्या हुआ, जो इंडिया का जो रेबिलियन था, जो 57 में जो हम बोलते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ये जो रेबिलियन ऑकर्ड हुआ विच प्रॉम्प्टेड द ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिस टू एक्साइल द लास्ट एम्परर बहादुर शाह सेकेंड एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिश जो मेन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्ट इंडिया में रूल करने लगी 1857 के बाद। तो ये हमारी पूरी हिस्ट्री थी, मिडेवल हिस्ट्री, लेटर मुगल्स के बारे में। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करवाने से पहले मेरा थोड़ा एंशिएंट इंडिया का कुछ पार्ट रह गया था, हड़प्पन पीरियड रह गया था और प्री हिस्टोरिक एरा से रह गया था और लेटर वैदिक पीरियड, तो महाजनपद से मैंने स्टार्ट करवाया था। तो मैं बुद्धिज़्म की फिर से स्लाइड्स लेके आऊँगी, जैनिज़्म अगर टाइम मिला तो, बाकी बुद्धिज़्म जैनिज़्म पे मैंने डाली हुई है स्लाइड्स, वो खुद से मैंने इसी तरीके से लिख के बनाई थी।
बाकी मेन जो मेरे को लगता है वो प्री हिस्टोरिक एरा, जो उसमें हम पढ़ते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, चालकोलिथिक एज, स्टोन एज, ये सब पढ़ेंगे। फिर एक वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पन पीरियड को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो। फिर तीसरी वीडियो हमारी होगी वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड पे। तो ये हमारा फिर एंशंट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी सिर्फ मिडावल हिस्ट्री बचेगी, जिसको हम अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सारे रिवॉल्ट्स, ट्राइबल रिवॉल्ट्स, ठीक है मैं बता दे रही हूँ पहले ही, हमारे जितने भी छोटे छोटे रीजन पे रिवॉल्ट्स हुए हैं वो सब हम कंप्लीट करेंगे। और जितने भी सत्याग्रह हुए हैं और जितने भी गवर्नर्स रहे हैं, वॉइस रॉय रहे हैं, उनके टाइम पीरियड में क्या काम हुआ है, कितने बड़े बड़े हमारे राजा राम मोहन रॉय मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। हर एक ब्रिटिश के आने के बाद सारी बैटल्स, ट्रिटीज़, हर एक चीज़ हम पढ़ेंगे अपने डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उसकी अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, मैंने एंशिएंट और मिडावल की प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच।